नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जब एक सरकार को पहली बार एक बेकाबू हो चुकी कंपनी पर लगाम लगानी पड़ी। जी हाँ, ये कहानी है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। अब जरा सोचिए, क्या कोई प्राइवेट कंपनी किसी देश पर राज कर सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर 18वीं सदी में यही सवाल ब्रिटिश संसद के गले की फांस बन गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो सिर्फ व्यापार करने, वो अब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से की, कह सकते हैं, मालिक बन बैठी थी और हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुके थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या नौबत आ गई थी कि संसद को बीच में कूदना पड़ा? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। देखिए, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था ना, वो भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और पैसों की तंगी का एक, कह सकते हैं, खतरनाक मिक्सचर बन चुका था। और मजे की बात देखिए, कंपनी के जो अफसर थे वो तो दिन ब दिन अमीर हो रहे थे, मालामाल हो रहे थे, लेकिन कंपनी खुद कंगाली की हालत में थी, दिवालिया होने की कगार पर। और ऊपर से 1770 में बंगाल का वो भयानक अकाल, चारों तरफ फैली अराजकता, इन सब की खबरें जब ब्रिटेन पहुंची तो संसद पर एक्शन लेने का दबाव जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। और इस सारी गड़बड़ी की जड़ में थी एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था जिसे कहते थे दोहरी सरकार, जिसे क्लाइव ने शुरू किया था। अब इसे समझिए, मतलब पैसा वसूलने और सेना रखने की सारी ताकत तो थी कंपनी के पास, लेकिन प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी वो दे दी गई एक नवाब को जिसके हाथ में कोई असली पावर थी ही नहीं। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, हर तरफ कंफ्यूजन और कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं, कोई जवाबदेह नहीं। तो इन्हीं सब मुसीबतों के जवाब में मैदान में उतरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये ब्रिटिश सरकार का पहला और बहुत बड़ा दाव था, कंपनी के इस पूरे बिखरे हुए खेल को समेटने और उस पर अपना कंट्रोल जमाने का। मकसद एकदम सीधा और साफ था, जो अनियंत्रित हो चुका है उसे नियंत्रित करना। समझिए, ये पहली बार हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बेलगाम ताकतों पर संसद की निगरानी का पहरा बिठाया जा रहा था। ये एक ट्रेडिंग कंपनी को एक सरकारी मशीनरी में बदलने की तरफ पहला लेकिन सबसे जरूरी कदम था। तो सवाल ये उठता है कि इस कानून ने आखिर जमीनी हकीकत पर क्या बदला। चलिए अब देखते हैं कि सत्ता के पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे ढांचे को कैसे नए सिरे से बनाया गया। सबसे बड़ा बदलाव जो आया वो था पावर के स्ट्रक्चर में। पहले क्या होता था, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे वो सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक थे और अक्सर उनके बीच टकराव होता रहता था। इस एक्ट ने क्या किया, इसने बंगाल के गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल और बॉम्बे और मद्रास दोनों को उसके अंडर कर दिया। और यहीं से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीकृत ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। तो इस नए सिस्टम को बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए। पहला, वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरा, उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक सुप्रीम काउंसिल बनाई गई। तीसरा, न्याय के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और चौथा, जो कि बहुत जरूरी था, कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। सवाल यह है कि क्या यह एक्ट पूरी तरह कामयाब हुआ? सच तो यह है कि नहीं। यह कानून ऐतिहासिक जरूर था, पर इसमें इतनी कमियां थीं, इतनी खामियां थीं कि इसने जितनी समस्याएं सुलझाईं उससे कहीं ज्यादा नई पैदा कर दी। और इसकी सबसे बड़ी जो जड़ वाली समस्या थी वो थी कंफ्यूजन। मतलब पावर को ठीक से बांटा ही नहीं गया था। गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और वो नया नवेला सुप्रीम कोर्ट, किसके पास कितनी ताकत है, किसकी क्या सीमा है, ये सब कुछ साफ नहीं था। और जहां पावर को लेकर इतनी उलझन हो वहां टकराव तो होना ही था, है ना? और ये टकराव फौरन शुरू भी हो गया। मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, जिनका काम था एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, यानी सरकार चलाना, और दूसरी तरफ था सुप्रीम कोर्ट, जिसका काम था न्याय करना। पर दिक्कत यह थी कि किसी को यह पता ही नहीं था कि उनकी बाउंड्री लाइन कहां खत्म होती है। नतीजा, सरकार और अदालत के बीच एक लंबी, कभी ना खत्म होने वाली खींचतान शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो इस एक्ट की कमजोरियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं। गवर्नर जनरल को अक्सर उसकी अपनी ही काउंसिल के लोग ओवररूल कर देते थे, तो बड़े फैसले हो ही नहीं पाते थे। सुप्रीम कोर्ट के साथ अधिकारों की लड़ाई ने तो जैसे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ही जैम कर दिया था। और हां, इतने सख्त नियमों के बावजूद भ्रष्टाचार की दीमक सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला करती रही।
तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये एक्ट इतना ही कमज़ोर और खामियों से भरा था तो हम आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? इतिहास में इसे इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि अपनी तमाम कमियों के बावजूद ये कानून ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर था, एक टर्निंग पॉइंट। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें आगे के सालों को देखना होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद 1784 में आया पिट्स इंडिया एक्ट, जिसने इस एक्ट की कई गलतियों को सुधारा और सरकार का कंट्रोल और मजबूत किया। और यह सिलसिला चलता रहा और आखिर में 1858 में जाकर कंपनी राज का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आ गया। तो कह सकते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भले ही कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन ये उस हर चीज की शुरुआत था जो आगे होने वाली थी। इसी ने ब्रिटिश राज की नींव का वो पहला पत्थर रखा था। और सबसे बड़ी बात, इसने इतिहास में पहली बार ये सिद्धांत तय किया कि भारत में राज कर रही एक प्राइवेट कंपनी भी ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। 1773 में संसद ने एक बेकाबू कॉरपोरेशन पर लगाम कसने की कोशिश की थी। ये इतिहास हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतवर कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, उन्हें कौन नियंत्रित करता है? उनकी जवाबदेही कौन तय करता है? सोचने वाली बात है।